गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी विश्वी बहनों। आपका भाई आपका दोस्त आ चुका है। जैसे जैसे आपको देख रहे होंगे वीडियो को प्रॉपर यदि देख रहे होंगे, सीरियल बाय सीरियल हर टॉपिक आपको क्रम से मिल रहा होगा दोस्तों। मजा भी आ रहा होगा, रुचि भी आ रही होगी। पर याद रखना, हर एक बिंदु आप टॉपिक बाय टॉपिक यदि डेली पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे। आज हम हिंदी व्याकरण का उसके नेक्स्ट वाला बिंदु लेकर आए हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे मित्रों, क्या लिपि के विकास का जो क्रम होता है उसका क्रम क्या है मित्रों। क्या लिपि के विकास का क्रम, विकास का क्रम क्या है मित्रों। लिपि के विकास का क्रम क्या है, तो सबसे पहले याद रखना हमारी कौन सी लिपि होती है। यदि एग्जाम में आ जाए, इनका क्रम क्या होता है, ब्राह्मी लिपि होता है। क्या होता है मित्रों, ब्राह्मी लिपि होता है। जी हाँ, इसके बाद जो हमारी लिपि होती है वो कौन सी लिपि होती है, याद रखना। ब्राह्मी लिपि के बाद जो हमारी लिपि होती है मित्रों, क्या होती है, गुप्त लिपि होती है। क्या होती है, गुप्त लिपि होती है। इसके बाद जो हमारी लिपि आती है मित्रों, नागरी लिपि आती है। क्या होती है, नागरी लिपि होती है। जी हाँ, क्या होती है, नागरी लिपि होती है। इसके बाद हमारी क्या आती है मित्रों, देवनागरी आती है। क्या, देवनागरी आती है, देवनागरी लिपि आती है। इसका मतलब क्या है मित्रों, जो हमने पढ़ा। यदि आपसे कोई पूछे कि लिपि के विकास का क्रम क्या है, तो सबसे पहले कहोगे सबसे पहले जो लिपि थी ये ब्राह्मी, उसके बाद क्या आई, गुप्त, उसके बाद क्या आई, नागरी, उसके बाद क्या आई, देवनागरी। मित्रों, सबसे प्राचीनतम लिपि जो होती है देवनागरी लिपि होती है, और सबसे नवीनतम जो लिपि होती है मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखना हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, कि सबसे प्राचीनतम जो लिपि होती है वो क्या होती है, ब्राह्मी। और सबसे नवीनतम लिपि यदि आ जाए एग्जाम में तो गलत नहीं करना प्यारे साथियों, बात समझ में आ चुकी होगी। आइए हम देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या रहा। जी हाँ, हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या था, हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या था। तो याद रखना, इसके आधार पर मित्रों पहला क्या था, पाली। दूसरा क्या था मित्रों, प्राकृत। एग्जाम में आए तो तीसरा क्या था मित्रों, पाली प्राकृत। क्या था, अपभ्रंश था। क्या मित्रों, अपभ्रंश। इसके बाद क्या आई दोस्तों, हिंदी आई। मित्रों, यदि पूछा जाए हिंदी के विकास का क्रम क्या था, तो पहले नंबर पर पाली, दूसरे नंबर पर क्या, प्राकृत। पहले नंबर पर पाली, दूसरे पर प्राकृत, तीसरे पे ये, चौथे पे क्या आई, हिंदी आई। आपसे पूछा जाए भारत देश की सबसे पहली या प्राचीनतम भाषा कौन सी थी, पहली भाषा कौन सी थी, याद रखना। तो उसे क्या नाम देना है, उसे क्या नाम देना है मित्रों, पाली देना है। क्या नाम देना है, पाली। भारत की सबसे पहली प्राचीनतम भाषा जो थी वो कौन थी, याद रखना। तो जवाब देना मित्रों क्या, पाली देना है। क्या देना है, पाली देना है मित्रों। और इनका क्रम रहा, एग्जाम में आता है तो गलत हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके मित्रों। जी हाँ, आइए तो हम देखते हैं मित्रों फटाफट। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न आ जाते हैं, तो आप गलत करके चले जाते हो। जी हाँ, अब आइए हम आपसी वार्तालाप करते हैं आगे वाले बिंदु पर। मित्रों, आपके एग्जाम में आ जाता है, जैसे पूछ लेता है राजभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, बहुत से सारे प्रश्न आ जाते हैं। आप डर जाते हो, प्रश्न कैसे हल करते हो, तो हम अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे कि हिंदी भाषा किस आर्टिकल में है, सब सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। जी, सबसे पहले याद रखना मित्रों, अगर हम भौगोलिक या हम कहें संवैधानिक दृष्टिकोण से बात करें मित्रों, क्या संवैधानिक दृष्टिकोण से बात करें, संवैधानिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें हिंदी भाषा के बारे में। जी हाँ, संवैधानिक दृष्टिकोण से हम बात करें किसमें, हिंदी भाषा के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों हमारे यहाँ हिंदी भाषा को। जी हाँ, हमारे यहाँ हिंदी भाषा को मित्रों याद रखना क्या, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का मतलब ये होता है मित्रों
राजकाज की भाषा, क्या राजकाज की भाषा जो होती है उसी को क्या कहा जाता है? राजभाषा। राजकाज की भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा। हम कहें इसकी डिफिनेशन क्या होगी? याद रखना मित्रों, ये राजभाषा की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है हम यहाँ बता रहे हैं। बहुत यदि गौर से सुनोगे तो समझ पाओगे मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्रिय विषय बहनों। याद रखना, किसी राज्य के कार्य के शासन एवं प्रशासन हेतु जो भाषा प्रयोग में ली जाती है प्यारे साथियों, उसी को राजभाषा कहा जाता है। पुनः मैं अपनी वाणी का दोहरान कर रहा हूं दोस्तों, याद करना, बहुत गौर से सुनना। किसी राज्य के कार्य के शासन एवं प्रशासन हेतु जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसी को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। याद रखना, राजभाषा जो था, याद रखना राजभाषा का दर्जा कब दिया गया हिंदी को? याद रखना 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर मित्रों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, 14 सितंबर 1949 को, क्या 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। और याद रखना उसी समय 14 सितंबर को याद रखना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस यदि कोई पूछे कब मनाया जाता है तो जवाब होगा 14 सितंबर। क्या मित्रों? 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पर इसी के साथ साथ हम जीएस को भी कोरिलेट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखना 10 जनवरी, क्या 10 जनवरी को, क्या 10 जनवरी को मित्रों याद रखना अंतर्राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं क्या, विश्व हिंदी दिवस। क्या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस याद रखना 10 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना है। अब और देखिए, याद करना 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, बात सही मित्रों। लेकिन हम बात करें हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा किस भाग में दिया गया, क्योंकि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं मित्रों। तो याद करना, आप लोग पॉलिटी पढ़ते होंगे, संविधान पढ़ते होंगे, याद रखना मित्रों, गलत नहीं होना चाहिए। भाग 17, क्या मित्रों? भाग 17 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया था? कहाँ? भाग 17 में। याद रखना उसी आधार पर अनुसूची 8 में, क्या मित्रों? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या 22 भाषाओं का, क्या मित्रों? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जी हाँ, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिनमें से हमारी एक हिंदी भी है मित्रों। क्या? जिनमें से हमारी एक हिंदी भी है। जी हाँ, यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। हम कहें मित्रों, हम कहें क्या आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद मित्रों, क्या अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में सारी चीजें उल्लेखित की गई हैं। जी हाँ, भाग 17 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुसूची 8 में याद रखना 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि हम कहें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में हिंदी भाषा के बारे में सारा व्यवस्थित रूप है। जी हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें मित्रों। जी हाँ, चलिए मित्रों, अब जरा देखिए हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। अगर हम बात करें वर्तमान में, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर हम बात कर रहे हैं मित्रों, वर्तमान में सामान्य हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? जी हाँ, वर्तमान में सामान्य, जी हाँ, सामान्य हिंदी का प्रचलित रूप है। यही प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में सामान्य हिंदी का प्रचलित रूप है, आपसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा मित्रों, याद रखना, दे देगा खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम क्या होता है?
कौरवी, और यही इसका उत्तर होता है। यानी जो भी आज कुछ हम आपसी वार्तालाप करते हैं, हमारे विधि विधान में हम कहें हमारे शासन एवं प्रशासन हेतु जो भाषा प्रयोग में ली जाती है, हम जन सामान्य लोग जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं आज की दैनिक जिंदगी में, वो क्या होती है? खड़ी बोली होती है, जिसका दूसरा नाम प्यारे साथियों क्या होता है? कौरवी होता है। गलत मत करिएगा मेरे प्यारे साथियों। आ जाइए हम चलते हैं आगे। मित्रों, हम यदि आगे की बिंदु पर हम चर्चा करें तो याद रखना, सबसे पहले हम इस बिंदु पर बात करना चाहते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से। आपके एग्जाम में यदि आ जाता है, उसी में पूछा जाता है क्या? मातृभाषा। क्या मातृभाषा ऐसे होती है क्या? राष्ट्रभाषा ऐसे क्या होती है मित्रों? बोलियां आती है, क्या होती है? बोली के रूप में ऐसे होती है क्या मित्रों? भाषा। याद रखना मित्रों, मातृभाषा क्या होती है? हम यदि कहें मित्रों मातृभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले याद रखना, मैं कुछ अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं हटके। जैसे हम हमारे घर परिवार में एक छोटा शिशु होता है, नादान होता है, कम समझदार होता है। जब किसी भी माँ के पेट से कोई बच्चा उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले बच्चे को किसी का नामकरण लाने के लिए या किसी को पुकारने हेतु कौन किसी शब्द का उच्चारण कराता है? माँ ही कराती है। जैसे माँ कहती है छोटे बच्चे से कि बेटा जरा पिताजी कर, बेटा जरा काका बोल, बेटा जरा मामा बोल, बेटा जरा पापा बोल, बेटा जरा मम्मी बोल। यानी ध्वनियों का उच्चारण जो कराना सिखाती है मित्रों, वो कौन कराती है? माँ कराती है। तो याद रखना, मातृभाषा उसी को कहा जाता है कि जन्म देने वाली जननी के मुख से हम कह सकते हैं जो बच्चा सीखता है। हम कह सकते हैं परिवार में रहकर जो बच्चा शब्द सीखता है। हम कहते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, समाज की दृष्टिकोण से जो भी कुछ सीखकर समाज में सीखता है भाषा, उसी को क्या कहा जाता है? मातृभाषा। यानी जन्म देने वाली जननी के मुख से परिवार के द्वारा या हम कहें समाज के द्वारा जो भी व्यक्ति रहकर सीखता है, उसी को मातृभाषा कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है मित्रों? याद रखना, किसी राष्ट्र की बहुतायत हम कहते हैं या कह सकते हैं संपूर्ण जनता द्वारा जो भाषा प्रयोग में ली जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। बोली क्या होती है मित्रों? याद रखना, जो बोली होती है इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र मित्रों सीमित होता है। याद रखिएगा, इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जैसे मान लो हम हमारे परिवार में कोई बच्चा है, छोटा है, हम जो बोलेंगे वही बच्चा सीखकर बोलेगा। हम कहते हैं परिवार है, परिवार में जो भी बच्चा कुछ सुनेगा वो बोलेगा। जब वो परिवार से बाहर निकलेगा, एक गांव में निकलेगा, गांव में जो सीखेगा वो बोलेगा। हम कहते हैं समाज में जो सीखेगा हम कहते हैं। पर जो बोली होती है उसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जो बोली होती है इसका क्षेत्र सीमित होता है। यानी हम कह सकते हैं हम हमारे परिवार में जो बोलियां प्रयोग में ली जाती हैं, इसका क्षेत्र सीमित का मतलब ये हुआ मित्रों, जैसे हम कहें हम लोग आम भाषा में जो बात करते हैं सभी लोग, गांव गिराव तक ही सीमित होती है, उसी को क्या कहा जाता है? बोली। लेकिन बोली जब अपना व्यापक रूप पकड़ लेती है, इसका सीमा विस्तार बढ़ जाता है, इसका सीमा विस्तार बढ़ जाता है, तो किसका रूप ले लेती है मित्रों? भाषा का रूप ले लेती है। अब आते हैं मित्रों हम भाषा पर। भाषा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जरा देखो, हम आपसी वार्तालाप करेंगे क्या भाषा पर दोस्तों। भाषा क्या होता है? सबसे पहले सुनो। जी हाँ, याद रखना, ये भाषा है क्या? याद रखना मित्रों, जो भाषा है ये संस्कृत के क्या? संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। क्या? संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। जी हाँ, क्या? मिलकर बनी है। धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी समझोगे, भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी समझोगे। याद रखना, धातु को मित्रों संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। बहुत कुछ हमारी विश्वी बहनें विद्वान साथी टेट सुपर टेट की तैयारियां कर रहे होते हैं मित्रों, आ जाता है। तो याद रखना, हम हिंदी में जब धातु पढ़ेंगे बहुत अच्छे से विस्तार से आपसी वार्तालाप करेंगे। पर याद रखना, धातु को संस्कृत में क्रिया कहा जाता है, पर उसी धातु में जब हम नए प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारे बनने वाली हिंदी की क्रिया का निर्माण हो जाता है प्यारे साथियों। तो याद रखना, संस्कृत भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। संस्कृत में धातु को क्रिया कहा जाता है, पर भाष का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों विचार प्रकट करना। क्या? विचार करना। क्या? विचार करना, या हम कह सकते हैं विचार प्रकट करना। विचार करना या हम कह सकते हैं विचार प्रकट करना। ये क्या है? ये क्या है मित्रों? याद रखना, हम हमारे
जो मानव होते हैं अपने मानस पटल में, अपने दिमाग में जो भी कुछ सोचते हैं वही क्या होता है, विचार होता है। लेकिन उसी विचार को जब हम एक दूसरे के सामने अपनी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त कर देते हैं मित्रों, तो किस में बदल जाता है, ध्वनि में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ध्वनि में बदल जाता है प्यारे साथियों। और उसी ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो वर्ण या अक्षर में बदल जाता है प्यारे साथियों। मजा आ गया होगा। तो जरा देखिए क्या होता है मित्रों। सबसे पहले यदि हम बात करें, ये जो भाषा है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं मित्रों, तो याद रखना भाषा के प्रकार जो होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। यदि आ जाए कितने प्रकार होंगे प्यारे साथियों, 3 प्रकार होंगे। भाषा के प्रकार कितने होते हैं, 3। एक होता है मित्रों क्या, मौखिक भाषा। क्या मित्रों, मौखिक भाषा। एक होता है क्या, लिखित भाषा। और एक क्या होता है प्यारे साथियों, सांकेतिक भाषा। जी हाँ, क्या होता है, सांकेतिक भाषा। जी हाँ, जरा देखो मौखिक क्या होता है, लिखित क्या होता है, सांकेतिक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें, यदि आ जाए कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, तो सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, मौखिक होती है। मौखिक भाषा क्या होती है, सबसे सरल होती है। सबसे कठिन क्या होती है, कौन सी भाषा होती है मित्रों, याद रखना। आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा सबसे कठिन होती है, तो आप कहोगे सांकेतिक। यदि कोई पूछे आपसे कौन सी ऐसी भाषा है जो सरल भी है और कठिन भी है, तो याद रखना सरल भी है और क्या है मित्रों, कठिन भी है। वो भाषा कौन सी है, हमारी लिखित भाषा है। याद रखना हम इसको लिखित माध्यम का रूप नहीं दे रहे हैं, हम अब कुछ आपको कहानी बता रहे हैं, उसी से आप समझ जाओगे मित्रों। एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं कि बताओ सबसे सरल भाषा कौन सी होगी, सबसे कठिन भाषा कौन सी होगी, या हम कह सकते हैं मित्रों क्या, कौन सी ऐसी भाषा है जो सरल है और कठिन भी है। आइए मित्रों हम बताते हैं। मौखिक भाषा उसे कहा जाता है जैसे हम हमारे 2 मित्र हों, जैसे हम हमारे 2 मित्र हों, हम हमारे 2 मित्र जो अपने अपने मानस पटल में विचार कर रहे हैं और अपने अपने विचारों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करें मित्रों, तो वही क्या होती है, मौखिक। हम इस उदाहरण से हटके दें मित्रों, जैसे अभी कुछ हम कहें एग्जाम देकर आते हैं, हम हमारे दैनिक जिंदगी में कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो गवर्नमेंट संस्था कराती है, उस हम यदि हम क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो वहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है मित्रों। तो इंटरव्यू में जैसे हमसे जो एग्जामिनर हमारे अधिकारी गण महोदय होते हैं कुछ सवाल जवाब करते हैं और श्रोता सुनकर सदैव जवाब देता है, उसी को क्या कहा जाता है, मौखिक। वहाँ कॉपी और पेन की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, याद रखना सबसे पहले हम बता रहे हैं लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा वो होती है, याद रखना लिखित भाषा वो होती है कि जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए ध्वनियों को सुनकर श्रोता सदैव लिखकर जवाब देता है, उसी को क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहा जाता है। हम सुनकर लिखकर जवाब देते हैं मित्रों। जैसे आता है पाठ्य सामग्री, समाचार पत्र, आप रेडियो लेते हो, टेलीविजन देखो, सुनते हो, सुनकर आप क्या देते हो, जवाब देते हो, किसी को बताते हो। पर याद रखना हम कह सकते हैं दूर या संचार तार का जो माध्यम होता है, दूर संचार या तार का जो माध्यम होता है, जैसे हम हमारे 2 व्यक्ति घर में आपस में बात करते हैं मोबाइल फोन से, याद रखना पर वो भाषा जो होगी मौखिक होगी मित्रों। क्या हम कहते हैं जैसे 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों, वो भी मौखिक। दूर संचार या तार का माध्यम होगा मोबाइल फोन से बात करते समय, रेडियो से समाचार सुनते समय, टीवी में समाचार सुनते समय, सब मौखिक होते हैं। पर लिखित भाषा वो होती है जो लिखित माध्यम से, जैसे वो दिन याद करो, वो पल याद करो जब हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे मित्रों। हमारे घर के पिताजी या चाचा जी घर के बाहर पैसा कमाने के लिए जाते थे या कहीं रहते थे, तो खत आती थी, चिट्ठी आती थी, डाक विभाग का कर्मचारी सदैव घर पर लेके आता था। वहां से खत लिखित माध्यम का रूप होता था और हम पढ़कर घर में सभी हमारे सदस्य क्या करते थे, हाल चाल जान जाते थे, हम पढ़कर सुना देते थे। तो वहां लिख कर आता था। इसमें लिखित भाषा में पाठ्य सामग्री, पुस्तिका सब कुछ आते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा इसलिए कठिन होता है मित्रों क्योंकि इसके संकेत निश्चित नहीं होते। इसके संकेत होते हैं इसलिए निश्चित नहीं होते, जैसे मान लीजिए हम कई बार रास्ते में चल रहे होते हैं, आप चौराहे पे देखते होंगे सिग्नल वगैरह होते हैं। सिग्नल जिस व्यक्ति को पता है कि लाल किस का संकेत है, हरा किसका संकेत है, या हम कह सकते हैं हरा किसका इंडिकेट है, कौन सा माध्यम रूप दे रहा है, तो आप समझ जाते हो। हम कई बार हाईवे पे चल रहे होते हैं मित्रों, हमारे पीछे बहुत से सारे साधन या माध्यम लगे होते हैं जो हॉर्न मारते हैं, वो भी संकेत देते हैं आप साइड हो जाइए मुझे जल्दी है।
हम कहीं और चलते हैं मित्रों। जैसे आप देखते हो जो हमारे समाज के दृष्टिकोण से सुरक्षा के योग्य रखे जाते हैं, जैसे हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी होते हैं, उनके जो सायरन होते हैं वो अलग होते हैं, गाड़ियों के टोन अलग होते हैं, हम समझ जाते हैं हाँ हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी आ रहे हैं। हम कहते हैं एक चौराहा होता है, वहाँ हमारे कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारी होते हैं, सदैव सायरन का प्रयोग करते हैं मित्रों। याद करना वहाँ भी क्या होता है, सांकेतिक माध्यम होता है। याद रखना इसके संकेत निश्चित होते नहीं है मित्रों, इसके संकेत क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तीनों भाषाओं में से ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे कठिन है, तो सांकेतिक। क्यों? क्योंकि इसके संकेत निश्चित नहीं होते। तो मित्रों आप सभी लोग जान गए होंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ मित्रों, तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक थी प्यारे दोस्तों। हम जब पुनः आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे तो पुनः ऐसे ही लेकर बिंदु आएंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।